ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो, पंजाबी टीवी यूएसए को देख और सुन रहे सभी दर्शकों, लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। करते हैं मनदीप पूनिया जी का स्वागत और फिर करेंगे देश और विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों के ऊपर बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी शुक्रिया, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले रुक करें इंटरनेशनल खबर का। ईरान से खबर आ रही है कि उस पर हमले हो रहे हैं। ईरान बोल रहा है कि सेना के ऊपर प्लानिंग के साथ हमले किए जा रहे हैं। इसको कैसे देखा जाए, जो ये जियोपॉलिटिकल इस समय खेल चल रहा है दुनिया भर में, इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं? देखिए, बहुत अलग अलग किस्म के दावे किए जा रहे हैं। जो ईरान की सरकार है, वो जो मौके के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने बयान भी दिया है और उन्होंने कहा है कि जो ये मौके पे जो आंदोलन चल रहा है, ये एक आतंकी युद्ध है। सेना के ऊपर बड़े सोच समझकर प्लानिंग के साथ घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ईरानी अधिकारियों के पास एक ऑडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है, जिसमें जो सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के बीच जो बातचीत है। खैर, जो ईरान की सरकार है, वो इसको इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की साजिश बता रहा है और उसको बताते हुए ही वीडियो शेयर कर रहा है। अब ईरान की जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी है HRANA, उसके मुताबिक अभी तक 544 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं और तकरीबन 10,000 से ज्यादा जो नागरिक हैं वहां पर डिटेन किए गए हैं। अलग अलग दावे हैं। एक दावा कम मौतों का है। जो ईरान की सरकार है वो तो 100 के आसपास मौतें ही बता रही है, लेकिन जो HRANA है, बेसिकली ह्यूमन राइट नेटवर्क वालों का जो न्यूज एजेंसी है, वो तो 544 मौतें बता रही है। अब ये जो प्रदर्शन है, वो हम सबको पता है कि वहाँ के जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनके खिलाफ हो रहे हैं और उसमें लगातार देख रहे हैं कि महंगाई एक इशू बनाया जा रहा है और भी कई चीजें। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये पूरा मामला है, इसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ है। हालांकि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शन भी आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जो सरकार है, वो आंदोलन को रोकने के लिए रेड लाइन क्रॉस कर रही है। इसके कारण अमेरिका को कड़े विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा। कड़े विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, ये उनका कहना है। तो हम तस्वीरें तो लगातार देख ही रहे हैं राजधानी तेहरान से, जहां पर बिजली की सप्लाई रोक रखी है। लोगों ने अपने मोबाइल फ्लैश निकाल कर नारे भी लगाए। वो मोबाइल फ्लैश आपने देखे होंगे तो उसमें लग रहा था कि जी। काफी बड़ी मात्रा में जो लोग वहां पर मौजूद थे। और अल रसूल मस्जिद है, वहां पर आग भी लगाई गई। वो जी। भी इमेजेस आपने देखे होंगे। और जो अस्पतालों में जो डेड बॉडीज हैं, कंबल उड़ा के जो लेटाए गए हैं काले रंग के, वो आप वो भी आपने देखे होंगे कि वो कितना भयानक है। तो बेसिकली बड़ा अजीब मामला लग रहा है और ईरान लगातार यही कह रहा है कि ये तो जो इजराइल की एजेंसी है, मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी, और अमेरिका का इसमें हाथ बता रहा है। जी। और इससे आगे बढ़े तो उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा की है, जिसने सबको हैरान किया है। अलग अलग तरह के इस पर रिएक्शन आ रहे हैं। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप बोल रहे हैं कि मैं वहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ट्रूथ जो सोशल मीडिया है उस पर पोस्ट किया गया है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप बात करें तो ना तो व्हाइट हाउस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ना जो अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उधर उनसे कोई ऑफिशियल बयान आया है। ये बात सही है कि उनकी फोटो शेयर की जा रही है और उसमें एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला लिखा गया है और वेनेजुएला का इंटरिम जो प्रेसिडेंट है वो बताया गया है। पोस्ट में जिक्र जनवरी 2026 से ही इस उनके जो इस एक्टिंग जो प्रेसिडेंटशिप है उसको संभालने का जिक्र है और 3 जनवरी को ही ये कार्रवाई हुई थी। तो इसी जनवरी, अभी हम बात 7-8 दिन हुए हैं, उसके ऊपर ही ये बात आ रहा है। और मादुरो को गिरफ्तार करके हमें आपको पता है कि अमेरिका लेके गया हैगा आया गया है। और अभी जो सारी बात चल रही है तेल बिक्री को लेकर चल रही है और उसमें जो तेल की बिक्री है उसको लेकर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर अमेरिका का ही कंट्रोल रहेगा।
और अमेरिका के लोगों के हित में ही जो तेल की जो खरीद फरोख्त है वो की जाएगी। एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, उन्होंने ये कहा कि हम इस योजना को तुरंत लागू करने के कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका तय करेगा कि कौन सी कंपनी वेनेजुएला जाएंगी और कौन किस कंपनी को तेल मिलेगा। इसमें ट्रंप ने एक्सॉन मोबिल, कोनोफोकिल, फिलिप्स, शेवरॉन, जो बड़ी अमेरिकी कंपनियों के अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक भी की और अमेरिका इसमें पूरी एक लिस्ट तैयार कर रहा है और अमेरिका ही बताएगा कि वेनेजुएला में कौन इन्वेस्ट करेगा और किस किस को कितना हिस्सा मिलेगा। अमेरिकी जो हमला हुआ उसमें वेनेजुएला ने एक दावा किया है, उन्होंने कहा है कि हमारे 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है और इसमें इतनी जो मौतें हुई हैं, ये जो डेटा है 3 जनवरी के बाद अब बाहर आया है। तो देखते हैं इस पूरे मामले में बनता क्या है, लेकिन बेसिक यही समझ तो यही आ रहा है कि अभी जो मौके की स्थिति है उसमें जो कई बार हम जो निक्सन की जो पॉलिसी रही है और जो कई लोगों ने इससे पहले भी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स है वो कह चुके हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो हमारा है, इसमें क्या होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो वो स्थिति यहाँ पर वेनेजुएला में होती दिख रही है। आगे बढ़े तो अभी देश की खबरों पर आते हैं। देश की खबरों में सबसे बड़ी खबरें अक्सर करप्शन से रिलेटेड रहती हैं। अभी एक खबर आ रही है कि गौमूत्र और गोबर पर रिसर्च करते हुए कि इससे कैंसर ठीक होता है। एक ऐसी रिसर्च की जा रही थी जिसको करते हुए कई करोड़ खर्च दिए गए और अब ये सामने आ रहा है कि वो सारा एक फ्रॉड था और इसमें घपला हुआ है। हाँ जी, बात जो ये खबर है ये मध्य प्रदेश से आ रही है और इसमें एक जो रिसर्च थी ये वहाँ पर जबलपुर में एक नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय है, वहाँ पर ये रिसर्च शुरू की गई थी। वो बेसिकली जो पशुओं की जो यूनिवर्सिटी है, पशु चिकित्सा उसकी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर ये पंचगव्य परियोजना के तहत ये शुरू किया गया था और इसमें 3.5 करोड़ रुपए की का प्रोजेक्ट सरकार ने इसको स्वीकारा था। अब इसमें मामला ये है कि खर्च तो बहुत बड़ा हुआ, 3.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन ना कोई ठोस नतीजा निकला, न ही पैसों का हिसाब मिल रहा है। अब इसमें जो 2011 से 2018 के बीच जो बात निकल के आई कि 1,92,00,000 रुपए का केवल गोबर और गोमूत्र खरीदा गया। अब मतलब गोमूत्र और जो गोबर है वो उसकी कीमत 1,92,00,000 हो सकती है, आपके लिए थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन ये हुआ है। ये कहा जा रहा कि जो इस मामले में जांच कर रहे हैं कि अगर इस सारे की खर्चा भी लगा लेते मैक्सिमम से मैक्सिमम, बिल्कुल गाय को ट्रांसपोर्ट करके और बिल्कुल कैंपस में बुला के उसका गोबर और गोमूत्र कलेक्ट करते, तो भी खर्चा 15 से 20 लाख रुपए नहीं आना था। एक 1,92,92,00,000 का जो खर्चा है बहुत ज्यादा है और इसमें बाकी की जो टीम है उसकी हवाई यात्राएं भी शामिल हैं। 23-24 हवाई यात्रा उन्होंने की है, लेकिन उनका जो हवाई यात्राएं की गई हैं उनका शोध से कोई डायरेक्ट रिसर्च से कोई डायरेक्ट लिंक मिल नहीं रहा। अब देखते हैं इसमें होता क्या है, क्योंकि काफी बड़ी बू आ रही है। जैसे गोबर से जो बदबू आती है, ठीक वैसे ही गोबर से कैंसर ठीक होने की जो दावा करने की रिसर्च थी उससे भी करप्शन की बू आ रही है, वैसी बदबू है। तो देखते हैं करती क्या है सरकार। हालांकि ये दावे हमको पता है सोशल मीडिया पे लगातार चलते रहते हैं कि गाय के गोबर से और मूत्र से कैंसर ठीक हो जाता है। हालांकि और इसके ऊपर तो देखो जो पॉलिटिकल स्टायरिस्ट हैं, जो व्यंग करने वाले लोगों कई बार कह चुके हैं कि कम अभी तक भारत के लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि गाय का दूध काम का होता है, मूत्र नहीं। लेकिन खैर ये अभी भी लोग मूत्र के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पता नहीं गाय के मूत्र से क्या निकालेंगे। करप्शन तो जरूर कर ही दिया है। जी। चलो, गौमूत्र इस्तेमाल में आया, गोबर इस्तेमाल में आया, बेशक उसका इस्तेमाल करप्शन करने के लिए ही हुआ हो। आगे बढ़े तो बात अजीत डोभाल के बयान की करते हैं। अजीत डोभाल जो बोल रहा है कि भारत को इतिहास का बदला लेना चाहिए। किससे बदला लेने की बात हो रही है? नेपोलियन का भी जिक्र किया है, क्या क्या और बात की है उसका? देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं भारत के अजीत डोभाल, उनके ऊपर पिछले दिनों हम लोगों ने एक जो धुरंधर फिल्म भी देखी, उसमें काफी महंगा उनका पीआर कर किया गया। उनको काफी महंगे खूब पैसे खर्च करके उनको देसी जेम्स बॉन्ड दिखाने की कोशिश हुई है। खैर
वो अक्सर विवादित बयान तो देते ही रहते हैं। उनका जो सिविल सोसाइटी को लेकर और अर्बन नक्सल का जो शब्द था उसके बाद भी वो विवाद में आए थे। खैर अब उन्होंने कहा है कि जो भारत का जो इतिहास रहा है वो काफी दर्दनाक रहा है, उसमें काफी आक्रमण हुए हैं और जो भारत के ऊपर कब्जा रहा विदेशियों का, उनका उसका बदला लेना चाहिए। हालांकि उनका ये उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि जो अभी जो हम मतलब किससे बदला लेना है, हमले कब किए, कौन से हमलों का बदला लेना है और कौन से हमलों का बदला नहीं लेना। क्योंकि भारत के जो हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो एक काफी लंबी फेहरिस्त है जिसमें दुनिया भर से लोग भारत में आए हैं। शक, हूण, कुषाण और हम सबको पता है कि उसके बाद मुगल और जो अगर बात करें तो उसके बाद ब्रिटिशर्स भी आए और भी बथेरे लोग आए, फ्रेंच भी आए, डच भी आए। तो खैर ये यही है कि पता नहीं कौन से इन्वेडर से बदला लेना और कैसे लेना वो पता नहीं लगा है। वो 3000 नौजवानों को संबोधित कर रहे थे। तो ये एक उनकी स्पीच का एक हिस्सा और भी विवादित रहा। उन्होंने कहा कि हम एक प्रगतिशील समाज थे, हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन सुरक्षा के प्रति जागरूक न होने के कारण हमारा इतिहास दुखद रहा, हमारे मंदिर तोड़े गए, गांव लूटे गए और हम मूक दर्शक बने रहे। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास शक्ति है तो ही आप स्वतंत्र रह सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने भारत का नेपोलियन बोनापार्ट बताया और उन्होंने एक कथन का भी इस्तेमाल किया। नेपोलियन का जो स्टेटमेंट था उसका जिक्र किया, मैं भेड़ों के उस झुंड से नहीं डरता जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा हो, लेकिन शेरों के उस झुंड से डरता हूं जिसका नेतृत्व एक भेड़ कर रही हो। डोभाल ने कहा कि आज भारत भाग्यशाली है कि उसे ऐसा नेतृत्व मिला है जो कि एक शेर का नेतृत्व है। हालांकि रिपोर्ट में इतिहासकार डीएन झा के हवाले से भी बताया गया कि प्राचीन भारत पूरी तरह नॉन वायलेंट नहीं था और चोल राजाओं ने दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण किए थे। खैर ये बात तो है कि जो मतलब जो ये दिखा वायलेंस और नॉन वायलेंस की जो पूरी थियरी है, मतलब जब दुनिया से बाहर जाना होता है तो नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और गौतम बुद्ध का इस्तेमाल करते हैं, महात्मा गांधी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब देश के अंदर इनको अपनी बातें रखनी होती है तो ये फिर ये कहते हैं कि हमें बदला लेना चाहिए, आक्रमणकारियों के ऊपर हमले करने चाहिए और ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं। और उसमें हमको पता है कि वो टारगेट किसको कर रहे होते हैं, वो आपको और हमको समझ तो है ही। जी बिल्कुल, इससे आगे बढ़े तो बात करते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद में एक कॉलेज के बाहर एक मुस्लिम छात्र को आग लगाने की खबर आ रही है, ये क्या माजरा है सारा? उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद, हिंदू कॉलेज के बाहर दिन दहाड़े एक आगजनी की गई। उसमें 19 साल के मुस्लिम समुदाय के छात्र के ऊपर आगजनी की गई है। हालांकि वो सुरक्षित बच गया है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और कैंपस को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई है। जो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे फरहाद अली और उनके ऊपर हमला किया गया। वो परीक्षा हॉल से बाहर निकल रहे थे और उनके ऊपर उनको आग लगा दी गई। इस मामले में उसी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स का नाम आया है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। अभी जो फराद हैं वो कह रहे हैं कि ये लगा जो फराद है उसका परिवार डरा हुआ है और वो कह रहा है कि ये तो सिर्फ एक दुर्घटना थी, ये कोई जानबूझ के नहीं किया गया। यानी कि जो उनके ऊपर उनको आग लगाने की कोशिश की, दहशत इतनी फैल गई उससे कि वो परिवार भी डर के अब पुलिस कंप्लेंट कराने के लिए भी तैयार नहीं है। ये कॉलेज है हिंदू कॉलेज और इसमें एक मुस्लिम स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, बड़ा अजीब लग रहा है। खैर मैं आपको एक खबर इसके साथ साथ एक और बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज था, उसको बंद करवाने की खुशी वहाँ के बीजेपी के नेताओं ने मनाई है। बिल्कुल कारण क्या था? और वहाँ शर्मनाक है, पर वहां पर ढोल बजाकर उसकी खुशी मनाई जा रही थी। मैं वैसे भी वो खबर लेना चाहता था। कितनी त्रासदी है इस देश की कि यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इस नाकामी को। कितने मूर्ख हैं इस देश के नेता लोग, कितने मूर्ख हैं उनके भक्त के ऐसी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। उस पे भी थोड़ा विस्तार में बताना पूनिया जी कि वहाँ हुआ क्या था कि एक कॉलेज को बंद करवाने के बाद बीजेपी के लोग ऐसे नाच रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ी प्राप्ति कर ली हो। देखिए वहां पर
एक कॉलेज था और उसमें मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें थी। 50 सीटों में से 42 सीटों के ऊपर जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उनका एडमिशन हो गया। तो वहां पर बीजेपी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, जबकि हमको पता है कि मेडिकल का जो एंट्रेंस होता है, एमबीबीएस के जो दाखिले होते हैं वो नीट की परीक्षा के बाद होते हैं और वो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है। उसमें सभी लोग हमको पता है एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम में बैठने के बाद, एग्जाम क्लियर करने के बाद वो होता है, उसमें किसी धर्म किसी जाति का रोल होता नहीं है। आरक्षण का जरूर होता है, रिजर्वेशन का, लेकिन वैसे कोई उसमें रिलीजियस आधार पे कुछ होता नहीं है। तो उसके बाद ये पूरा रोड़ा पड़ा और उसमें बीजेपी वाले कहने लगे देखो कॉलेज का नाम तो माता वैष्णो देवी के नाम पे है और यहाँ पर भर्ती जो एडमिशन है वो मुसलमानों के बच्चों के, और इसलिए इसको बंद कर दो। और उन्होंने सरकार से बंद करवाने की दरख्वास्त लगाई और केंद्रीय हुकूमत ने उसको बंद कर दिया। और उसी की जो कह लें कि खुशी में वहां पर बाद में फिर बीजेपी ने ढोल नगाड़े बजाए और लड्डू बांटे। तो ये बड़ी त्रासदी है कि कोई तो डिमांड करता है कि हमारे इलाके में आप मेडिकल कॉलेज खुलवाइए, और ये हमने देखा कि मेडिकल कॉलेज बंद करवाने की डिमांड की गई, उसके बाद नाचा गया और भंगड़े पाए गए। ये बड़ा अजीब है। मतलब फिर आप क्या चाहते हैं कि मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़े ही ना? अब कश्मीर में कोई कॉलेज है तो वहां पे हम सबको पता कि जो मेजोरिटी है, जो संख्या ज्यादा है वो मुस्लिम समुदाय की है, अब उन्हीं के बच्चों के ज्यादा एडमिशन होंगे और वो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अ, तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आपके सिर्फ हिंदुओं की ही पढ़ाई करें, उन्हीं के लिए बने? तो बड़ा अजीब है। खैर देखो, अब एक हिंदू कॉलेज है मुरादाबाद में, उसमें एक 19 साल का बच्चा बीकॉम 3rd सेमेस्टर में एग्जाम देने गया और उसके बाद उसको आग लगा दी गई, और वो परिवार एफआईआर करवा नहीं पा रहा है। वो भी आप देखिए, दूसरा कार वो भी, और वो क्या कह रहा है परिवार, नहीं नहीं ये तो गलती से एक्सीडेंट से हो गया। तो आप सोच के देखिए क्या हालात बनाते जा रहे हैं हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का। जी। और इससे आगे बढ़े तो बात करते हैं महाराष्ट्र की। वहाँ पर एक और ऐसी घटना सामने आई है, यहाँ पर एक प्रवासी मजदूर जो वहाँ मेहनत करने के लिहाज से गया हुआ था, उसको बांग्लादेशी समझकर मार डाला। हाँ, ये एक 10 दिन के अंदर चौथी घटना है जी। कि बांग्लादेशी कह के मुस्लिम समुदाय के प्रवासी को मार दिया गया, एक मजदूर को मार दिया गया। तो अब इसको कैसे आप देखेंगे? मतलब मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इस पूरे मामले में क्या रिएक्शन दे। रिएक्शन इस वजह से क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं, ठीक है, जो मजदूर हैं उनको मतलब आप सीधा आप देखते हैं कि अच्छा ये तो मुसलमान है तो ये बांग्लादेशी होगा, सीधा आप मार दे रहे, मॉब लिंचिंग कर दे रहे हैं। और फिर आप बांग्लादेश में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत ना हो। अरे आप अपने मुल्क में अपने देश के मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं वो भी तो आप देखिए। तो ये बड़ा अजीब है। और मतलब इसको क्या बोले, मतलब इसमें जो मॉब लिंचिंग बढ़ रही है और उसके ऊपर जो चुप्पी है वो काफी बड़ा अजीब मामला बन रहा है। और ऐसी ही एक घटना शायद आगरा से भी सामने आई है, वहाँ पर भी कुछ 38 के करीब बांग्लादेशी मिले हैं। 38 जो वहाँ के नागरिक थे उनको डिपोर्ट किया गया है, जी। और ये कह के डिपोर्ट किया गया कि आप बांग्लादेश से हैं, और उनको बॉर्डर के पार छोड़ दिया गया है। उनको 5 फरवरी 2022 को सिकंदरा थाने में डिटेन किया गया था, और उसमें 30 जो पुरुष और महिला वयस्क थे, यानी कि उनकी उम्र 18 से ज्यादा थी, 8 बच्चे थे, नाबालिग थे। तो हम्म। उनको आज बेसिकली बांग्लादेश सीमा पर भेज दिया गया है, और कल 13 जनवरी को उनको बीएसएफ बांग्लादेश में डिपोर्ट कर देगी। तो ये तकरीबन 3 साल के आसपास ये जो लोग हैं, 4 साल हो गए हैं, क्योंकि ये फरवरी का मामला भी जनवरी चल रहा है, 2022 का मामला, तो लगभग 4 साल हो गए हैं और ये डिटेंशन में थे, और अब इनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जी। और आज मोदी जी ने पतंग उड़ाया है, वो भी जर्मन चांसलर के साथ। हाँ जी, नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज गांधीनगर में महात्मा मंदिर
कन्वेंशन सेंटर में थे और वहाँ पर बायलैटरल बातचीत हुई है दोनों की, भारत और जर्मनी के बारे में बात हुई है, आपसी संबंधों के बारे में, और वहीं पर उन्होंने पतंग उड़ाई है। बेसिकली भारत के अंदर 2000 से ज़्यादा जर्मन कंपनियां व्यापार कर रही हैं और लगभग हर एक ऐसा फील्ड मिल जाएगा जिसमें व्यापार हो रहा है और उसमें MOUs भी साइन हुए हैं कुछ। बेसिकली 25 साल पुरानी ये पूरी अपन कह सकते हैं कि साझेदारी है, रणनीतिक साझेदारी है। और उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको लेकर आज अपना स्पीच दिया है और उसमें कहा है कि हम जो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करेंगे। और दोनों एक साथ कार में बैठे भी दिखाई दिए, साबरमती आश्रम भी पहुंचे, महात्मा गांधी का जो आश्रम था। तो मतलब आपके विदेशी मेहमान आते हैं, आपको दिखा लेके जाना पड़ता है महात्मा गांधी के शरण में ही या महात्मा बुद्ध की शरण में ही, लेकिन आप जब देसी पॉलिटिक्स करते हैं अपनी, उसमें आप महात्मा गांधी को और नेहरू को सबको आप मतलब क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं। जी बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो इंदौर में पानी के साथ मौतों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी खबर है कि और मौतें हुई हैं वहां पर पानी की वजह से। 23 मौतें हो चुकी हैं, 23वीं मौत हुई है कल, और आज तो जो मरीज हैं ICU के अंदर वो 13 हो गए हैं, उनकी गिनती भी अच्छा बढ़ी है। मनदीप जी, ये बताना थोड़ा कि कंटेमिनेटेड वाटर बंद ही नहीं किया गया या फिर ये पहले से बीमार हैं उनकी जाने जा रही हैं? देखिए लगातार आप जब कंटेमिनेटेड वाटर पीते हो, जब आप खराब दूषित पानी पीते हो, तो उसका कई जगह पे असर जाता है, आपकी किडनी के ऊपर भी असर जाता है, आपको पीलिया भी हो जाता है, और भी पानी से जो खराब गंदे पानी से जो रोग हैं वो हो जाते हैं, और उनका एक लंबा असर आपके स्वास्थ्य पड़ता है। इसलिए ये जो मतलब अब तो नो डाउट वहां पर जो ये कंटेमिनेटेड वाटर है ये रोक रखा है, दूषित पानी रोक रखा है, लोग टैंकरों से या फिर अपने कह लें कि प्लास्टिक की बोतलों से पानी पी रहे हैं, फिर भी मतलब वो तो अब बीमार लोग इतने हो चुके हैं बहुत सारे, पिछले 2-3 साल से ये दूषित पानी पी रहे थे, तो उसमें ऐसा हो रहा है। और खासकर जो 50 से जिनकी उम्र पार है उनके साथ तो ये हो ही रहा है। जैसे अभी जो लेटेस्ट 23वीं जो मौत है उनकी उम्र 64 साल है, तुकाराम भरने। इससे पहले एक तुलसी राम की डेथ हुई है, वो 58 साल के थे। तो 50 प्लस जितने भी लोग हैं उनकी डेथ्स ज्यादा है या फिर बच्चों की डेथ्स ज्यादा है, तो इसमें बच्चों और बूढ़ों के ऊपर ज्यादा असर है। और इसमें तो यही है, ICU में आपको हैरानी होगी कि 13 लोग अभी भर्ती हैं और 4 तो वेंटिलेटर पे हैं कई दिन से, 4 मरीज। तो मतलब आप समझ ही जाइए, वो 4 जो वेंटिलेटर पे हैं कई दिनों से, उनका तो मुश्किल ही है कि वो रिकवरी कर पाएंगे और ICU में है। बाकी उम्मीद तो यही कि जो बाकी लोग ICU में हैं वो रिकवर कर जाएं। टोटल 427 लोग भर्ती हुए हैं, ठीक है, तो बड़ा नंबर है 427 लोगों का भर्ती होना, उसमें से अभी 13 ICU में है और 4 वेंटिलेटर पे हैं। खैर बड़ी गंभीर स्थिति नजर आ रही है इंदौर में होती हुई। जी। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जब CM मान के जो हेलीकॉप्टर है, सरकारी हेलीकॉप्टर है, उस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसको कौन यूज कर रहा था मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में। तो उसको लेकर जो FIR दर्ज हुई थी, आज उस पे हाई कोर्ट में सुनवाई थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ खास अपडेट आई है कोई FIR के बारे में? देखो, आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो RTI लगाई गई थी, जो पिटीशन लगाई गई थी, एक्टिविस्ट मानिक गोयल और जो बाकी के जो पत्रकार थे उन लोगों ने लगाई थी, और उसमें उन्होंने जो FIR थी उसके ऊपर कार्रवाई की रोक लगाने के लिए ये पिटीशन लगाई गई थी। और ये हो भी क्या है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने काफी धमकाया है, जो पंजाब सरकार है उसको काफी फटकार लगाई है, और उन्होंने हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया कि ये कोई पुलिस राज नहीं है कि पुलिस मनमर्जी मुताबिक जब चाहे सवाल करने के नाम पे किसी को उठा ले और किसी के ऊपर FIR दर्ज कर ले। उन्होंने मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको लेकर कहा, और ये भी कहा कि सरकार से सवाल करने और उसकी आलोचना करने का नागरिकों को अधिकार है, उसे दबाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लोग समझदार हैं, उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत। इस मामले में पंजाब सरकार की ओर से जो दलील दी गई थी उसको मतलब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज किया है, क्योंकि बेसिकली पंजाब सरकार की तरफ से दलील क्या थी कि सोशल मीडिया पर जो मानिक गोयल और बाकी पत्रकारों ने पोस्ट की थी उससे
प्रदेश की कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, दंगा भड़क सकता है। अब बताइए जो राजनीतिक चुटकी होती है, जिसको हम कहते हैं राजनीतिक व्यंग है, उससे क्या दंगा भड़क सकता है? गुरप्रीत, मुझे तो लगता नहीं। अगर मान लो कि मैं भगवंत मान के ऊपर कोई चुटकुला पेश कर दूं, तो उससे कौन सा राज्य का दंगा भड़क जाएगा? या मैं उनकी आलोचना कर दूं तो उससे दंगा कैसे भड़क जाएगा? ये तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो खैर, नागरिकों का अधिकार है अपने सरकार हुकूमत की, मौके की जो हुकूमत है उसका आलोचना करने का। हम हर रोज नरेंद्र मोदी से लेकर भगवंत मान जितने भी और बाकी सूबों की सरकारें, उनकी क्रिटिसिज्म करते ही हैं, उनकी आलोचनाएं करते हैं, उससे दंगा तो कोई भड़कता नहीं है। और हम मतलब पत्रकार भी या फिर एक्टिविस्ट भी वो पागल थोड़ी ना है। उनको कोई सबूत मिलेंगे, कोई चीजें होंगी, उन्हीं के ऊपर तो वो आलोचना करते हैं। खैर, आज काफी किरकिरी हुई है सरकार की। सरकारी वकील को राजनीतिक बहस से दूर रहने की नसीहत दी है मौके के जो जज थे उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि हर एक मामले को ऐसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके ऊपर देखते हैं कि अभी आगे क्या होगा, लेकिन अभी तो जो एफआईआर है उसको, उसके ऊपर रोक लगा दी, उसके ऊपर पंजाब सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। मेरे को लगता है कि अगली तारीख में, जो अगली तारीख जब भी आएगी, उसमें इस एफआईआर को कैंसिल भी कर दिया जाएगा, क्वेश कर दिया जाएगा। जी। उधर अगली बात अगर करें श्री अकाल तख्त साहिब की, और वहां से कार्यकारी जथेदार गड़गड़ जो हैं उन्होंने सीएम मान को भी बुलाया हुआ है वैसे, लेकिन उससे पहले जो उनका बयान आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि एसजीपीसी को सहयोग करना चाहिए सरकार का 328 स्वरूपों के मामले में। इसको कैसे देखा जाए? क्या ये कोई इशारा करता है ये बयान? देखिए, मेरे को तो ये लगता है कि इस बयान को ना बहुत सेंसिटिवली देखा जाना चाहिए, क्योंकि जथेदार साहब ने साफ कहा है कि इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या संस्था इसके ऊपर कोई सियासी लाभ लेने की कोशिश ना करे। ये काफी गंभीर मसला है। मतलब अगर अकाली दल या आम आदमी पार्टी कोई भी इसमें चतुर बन के इसमें कोई सियासी लाभ ढूंढ रहा है, तो हमको पता है कि यह धार्मिक मसला है और जो पावन स्वरूप हैं उनसे जुड़ा हुआ है, 328 पावन स्वरूपों से जुड़ा हुआ है, तो उसका बुरा असर तो होगा। आप चाहे थियोलॉजिकल देख लें या फिर आप अगर आपको देखना है कि जस्टिस के सेंस से देख लें, तो वो तो होगा। ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गड़ ने कहा है कि बेसिकली इस पूरे मामले में जिन भी दोषियों के नाम हैं रिपोर्ट के अंदर, उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहिए और पूरी इस गंभीरता से कहीं ना कहीं इस मामले को लेना चाहिए। इसको सियासी लाभ के तौर पे नहीं लेना चाहिए। और लोग भी इसमें समझदार हैं, लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन इस मसले को लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है। ये कोई मतलब पॉलिटिक्स करने का मसला बिल्कुल भी नहीं है गुरप्रीत। ये मतलब बहुत समझदारी वाली बात आज कही गई है श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब से। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।